बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो मोहब्बत है, रोशनी है, हुस्न कामल है, जो बिन मांगे देता है, जब मांग लो तो बेहिसाब देता है। तो डियर रिस्पेक्टेबल स्टूडेंट्स, आज हम टीपीए का बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट लेक्चर जो है वो डिस्कस करेंगे, जिस पे आप समझ लें कि सिविल लॉ का काफ़ी हद तक इन्हिसार है। वो है सेक्शन 52, जिसको हम कहते हैं रूल ऑफ लिस्पेंडेंस या डॉक्ट्राइन ऑफ लिस्पेंडेंस। आज हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि ये डॉक्ट्राइन ऑफ लिस्पेंडेंस जो है ये होता क्या है। ये रोज़मर्रा हम सिविल लिटिगेशन में देखते हैं कि ये डॉक्ट्राइन ऑफ रूल लिस्पेंडेंस जो है वो ये अक्सर औकात कोर्स में हम जाते हैं। ये आज का लेक्चर जो है वो बहुत ही अहम है, मैंने बहुत ही मेहनत के साथ तैयार किया है। इंशाअल्लाह ताला आज का लेक्चर सुनने के बाद आपके माइंड में ये क्लियर हो जाएगा कि ये रूल ऑफ लिस्पेंडेंस जो है या डॉक्ट्राइन ऑफ लिस्पेंडेंस जो है ये है क्या। तो इसको डील करता है सेक्शन 52 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के। लिस्ट का मतलब है डेट इज़ द लेटिन वर्ड। लिस्ट का मतलब है दावा, और पेंडेंस का मतलब है ये ज़ेर समात कि अभी उसका फैसला नहीं हुआ, अभी वो किसी कोर्ट ऑफ लॉ में पेंडिंग है। सबसे पहले मैं इसका जो 52 का जो सेक्शन है उसको मैं थोड़ा सा रीड आउट करना चाहूँगा। इसका वो कहता है कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी इन एनी कोर्ट हैविंग अथॉरिटी इन पाकिस्तान आर एस्टैब्लिश्ड बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ पाकिस्तान by the federal government or any other or any suit or proceeding which is not collusive and in which any right or removed property is directly and specifically in question, the property cannot be transferred or otherwise dealt with by any party to the suit or proceeding so as to affect the rights of any property thereto under any decree or order which may be made therein except under the authority of the court and on such terms as may impose। अब वो कहता है, मैं आपको थोड़ा सा इसको समझाने के लिए ताकि सारा लेक्चर आपको समझ आ जाए। आप मिसाल के तौर पे जब हम स्टे लेने के लिए जाते हैं तो कोर्ट हमें कहती है कि ये स्टे जो है अगर आपको फ़र्ज़ करें ना भी ग्रांट हो तो रूल ऑफ लिस्पेंडेंस जो है आपके पास एग्जिस्ट करता है, तो आपको स्टे ना भी ग्रांट हो तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये रूल ऑफ लिस्पेंडेंस जो है वो स्टे एप्लीकेशन के दौरान हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में वास्ता पड़ता है। ये है क्या। वो कहता है कि सबसे पहले इसके लिए ज़रूरी क्या है। 52 टीपीए का ये कहता है कि ये उस वक़्त अप्लाई होता है जब कोई सूट पेंडिंग हो। बिलफर्ज करें आज एक शख्स ने दावा दायर किया, ए ने बी के खिलाफ दावा दायर कर दिया, आज दावा दायर किया। अब ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट विदाउट गेटिंग परमिशन फ्रॉम द कोर्ट आइदर ऑफ द पार्टी एलिनेट और डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द कोर्ट, तो क्या होगा ये उसका फैक्ट ये होगा कि अगर बी के खिलाफ कोर्ट डिग्री जारी कर देती है तो फिर वो डिग्री जो है अगर बी बगैर इजाज़त के वही प्रॉपर्टी किसी दूसरे शख्स को फरोख्त कर देता है तो वही डिग्री सी के खिलाफ, अगर सी ने किसी और को ट्रांसफ़र की तो डी के खिलाफ कंसिडर होगी। तो उसका फैक्ट ये होगा कि अगर चाहे बी और सी इसमें पार्टी नहीं भी हैं फिर भी वो डिग्री उनके खिलाफ भी एग्जीक्यूटेबल होगी। अब वो कहता है कि इसका जो है इसका सेक्शन 52 का स्कोप क्या है, यानी ये कब लागू होना है, इसके एसेंशियल कौन कौन से हैं वो हम डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं कि 52 के एसेंशियल कौन कौन से हैं। ये जो मैं आपको पॉइंट बताने जा रहा हूँ ये आपकी अगर आप जुडिशरी का पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं, अगर आप LLB पार्ट 2 का पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं, ये आपकी हेडलाइन है सारी की सारी
कि सेक्शन 52 जो है वो इसको डील करता है। उसके बाद इसका स्कोप वह कहता है कि कब लागू होगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसके एसेंशियल। सबसे पहले वो कहता है पेडेंसी और सूट आर प्रोसीडिंग के रूल ऑफ लिस्पेंडेंस उस वक़्त अप्लाई होगा जब कोई दावा किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट में ज़ेर समात हो या कोई प्रोसीडिंग किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट में ज़ेर समात हो। अब कोर्ट से यहाँ पे क्या मुराद है, जिस तरह सेक्शन 52 मैंने आपको पढ़ के इसीलिए सुनाया है कि कोर्ट से यहाँ ये मुराद है कि ऐसी अदालत जिसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया हो या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने किसी फॉरेन कंट्री में इस्टेब्लिश किया हो, लेकिन उसको रेगुलेट यानी कि उसको कंट्रोल कर रही हो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। कहता है कि अगर कोई मामला किसी सॉलिसिटी कमेटी के पास है, अगर कोई मामला किसी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास है या किसी और एजेंसी के पास है जो कि कोर्ट नहीं कहलाती, तो रूल ऑफ लिस्पेंडेंस जो है वो अप्लाई नहीं होगा। दूसरा वो कहता है, दूसरा पॉइंट है कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट, जो जैसे मैंने आपको अभी अर्ज किया कि कोर्ट से क्या मुराद है। तीसरा जनाब इसका जो है राइट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी मस्ट बी डायरेक्टली एंड स्पेसिफिकली इन्वॉल्व इन द सूट, कि जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही है वो उस दावा में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होनी चाहिए। अब डायरेक्टली किस तरह से इन्वॉल्व होती है? फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट्स, सूट फॉर पार्टीशन फाइल हुआ, पार्टीशन का जो सूट है उसमें डायरेक्टली राइट्स इन्वॉल्व होते हैं दोनों पार्टीज के, जितनी भी पार्टीज हैं उसमें। अब दूसरी तरफ रेंट का सूट है, रेंट की एप्लीकेशन है, किराए के वसूली के लिए एप्लीकेशन है। कहता है कि इसमें इनडायरेक्टली राइट्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, कि चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली उन पार्टीज के राइट्स इन्वॉल्व होने चाहिए विच आर द लिटिगेंट ऑफ द सूट, यानी कि जो पार्टीज के जो दावा के फरीकैन हैं उनके राइट्स इन्वॉल्व होने चाहिए। आगे जनाब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है उसमें वो कहता है वन ऑफ द पार्टी ऑफ द सूट मस्ट ट्रांसफर प्रॉपर्टी, के दोनों में से किसी एक पार्टी ने उस प्रॉपर्टी को आगे ट्रांसफर किया हो या डिस्पोज ऑफ किया हो, तब जो है रूल ऑफ लिस्पेंडेंस जो है वो अप्लाई होगा। अगर उस दावा से पहले, दावा आज दायर होता है, प्रॉपर्टी एक दिन पहले ट्रांसफर हो जाती है, तो रूल ऑफ लिस्पेंडेंस जो है वो अप्लाई नहीं होता। उस वक्त अप्लाई होगा जब आज दावा दायर हुआ और दावा दायर होने के बाद वो साल, 2 साल, 3 साल चलता रहा। अब इस 2-3 साल के दौरानिए के दौरान या प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई हो या फिर उसका फैसला हो गया, अभी अपील का टाइम बाकी है तो उस दौरान ट्रांसफर हुई, या अपील के दौरान जो है वो फैसला, उसका जो अपील का भी फैसला नहीं हुआ उसके दौरान ट्रांसफर हुई, या अभी रिवीजन में हाई कोर्ट में जाना था, अभी टाइम पीरियड लिमिटेशन जो है वो पीरियड बाकी था, उसके दौरान ट्रांसफर हुई। और इवन के मैं केस ला के भी आपको हवाले देता हूँ, उसमें वो कहता है कि इवन के ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग, कि इजरा के दौरान भी अगर प्रॉपर्टी आगे ट्रांसफर हो जाती है तो फिर भी वो रूल ऑफ लिस्पेंडेंस के जुमरे में आती है। आगे जनाब है नेक्स्ट जो सच ट्रांसफर मस्ट अफेक्ट द राइट ऑफ आइदर पार्टी, कि ये जो ट्रांसफर हो रही है इससे किसी पार्टी के राइट्स भी इफेक्ट होते हों, उसके हकूक भी इफेक्ट होते हों। ये नहीं है कि उस ट्रांसफर से तो उसको कोई नुकसान ना हो रहा तो फिर रूल ऑफ लिस्पेंडेंस जो है वो अप्लाई नहीं होता। इसको जनाब ये PLD 1988 कराची 58 और 1990 CLC पेज है 670, इसमें ये होल्ड किया गया है कि जो है
इन इफ ट्रांजैक्शन वाज मेड ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग, जिस तरह से मैंने अभी आपको अर्ज किया कि अगर कोई जो ट्रांजैक्शन है या जो ट्रांसफ़र है वो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग के दौरान हुई तो फिर क्या होगा, फिर भी रूल ऑफ लिस्ट पेंडेंस जो है वो अप्लाई होगा। उसके बाद जनाब नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है कि नो इंटरेस्ट क्रिएट, कि जो खरीदता है इस प्रॉपर्टी को, जिसकी फेवर में हुई होती है, जिसके बगैर इजाज़त के जिसने खरीदी है, उसके हक में कोई राइट ट्रांसफ़र नहीं होता अगर उसने बगैर कोर्ट की इजाज़त से खरीदी है। ये इसको डिस्कस किया गया है PLD 9057 लाहौर है, पेज 1054 में। आगे जनाब नेक्स्ट हेडिंग है इफ़ सूट फाइल्ड इन रॉन्ग कोर्ट डॉक्ट्राइन विल अप्लाई आर नॉट, कि अगर दावा या प्रोसीडिंग किसी रॉन्ग फॉर्म पे की गई, मसलन जुरिसडिक्शन का मसला आ जाता है कि दावा यहाँ पे दायर होना था, जिस तहसील में प्रॉपर्टी वाक़या थी या जिस ज़िला में वाक़या था किसी और ज़िला में दायर कर दिया, अब रॉन्ग फॉर्म पे चले गए। अब क्या हुआ कि जब वो वहाँ पे दावा चलता रहा तो पता चला कि ये तो रॉन्ग फॉर्म है या जुरिसडिक्शन का मसला आ गया, तो वहाँ से दावा वापस लिया। वापस लेने के बाद जहाँ पे बनता था, जहाँ पे ओरिजिनल जुरिसडिक्शन बनती थी वहाँ पे चले गए, वहाँ पे दावा दायर किया। वो कहता है कि जब तक दावा किसी गलत कोर्ट में रॉन्ग फॉर्म पे चलता रहा, अब उस दौरान प्रॉपर्टी अगर ट्रांसफ़र हो जाती है तो फिर रूल ऑफ लिस्ट पेंडेंस जो है वो अप्लाई नहीं होता। आगे जनाब आ जाता है डॉक्ट्राइन विल अप्लाई वॉलंटरीली एंड इनवॉलंटरी ट्रांसफ़र, कि क्या रूल ऑफ लिस्ट पेंडेंस जो है अगर प्रॉपर्टी मुआवजा के तहत या बिला मुआवजा ट्रांसफ़र की गई, यानी कि इसको गिफ्ट कर दिया, पैसे नहीं लिए, या किसी को पैसे लेके ट्रांसफ़र की गई है, कहता कि दोनों सूरतों में रूल ऑफ लिस्ट पेंडेंस जो है वो अप्लाई होता है। नेक्स्ट जनाब हमारी हेडिंग है इसका कि ये रूल 52 जो है या रूल ऑफ लिस्ट पेंडेंस जो है ये क्यों जो है जो TPA में इंट्रोड्यूस करवाया गया है, कि लेजिस्लेटर जो है उसकी इंटेंशन क्या है। सबसे पहले इसका है जो बेसिक प्रिंसिपल है रूल ऑफ लिस्ट पेंडेंस का, कि डेट नथिंग न्यू शुड बी इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग लिटिगेशन, कि कोई नई चीज़ दौरान समाअत दावा मुतारफ नहीं कराई जाएगी। अब वो कहता है दूसरा इसका क्या है, इसका फैक्ट या इसका क्यों इंट्रोड्यूस करवाया, टू अवॉइड मल्टीप्लासिटी ऑफ सूट, कि फ़र्ज़ करें कि एक से ज़्यादा दावाजात दायर ना हो, फिर फ़र्ज़ करें कि B ने बगैर इजाज़त के प्रॉपर्टी C को फ़रोख्त कर दी। अब C ने जब उसको डिग्री होने का टाइम आया उसने D को फ़रोख्त कर दी। अब जब एग्जीक्यूशन का टाइम आया तो वो कहेंगे कि हम तो इसमें पार्टी नहीं है, हमारे ख़िलाफ़ तो ये डिग्री जो है वो अप्लाई नहीं होती। वो कहता है कि इसलिए रूल ऑफ लिस्ट पेंडेंस जो है अप्लाई किया गया या इंट्रोड्यूस करवाया गया, किस मकसद के लिए, टू अवॉइड द मल्टीप्लासिटी ऑफ द सूट, कि एक से ज़्यादा दावाजात जो हैं वो दायर ना करने पड़े। और थर्ड वन है कि एंडलेस लिटिगेशन, कि जो मुकदमाबाजी है किसी न किसी स्टेज पे जाके उसका कोई नतीजा तो निकले। अगर कोई रूल ऑफ लिस्ट पेंडेंस फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट्स अगर नहीं है फील्ड में, तो फिर क्या होगा कि कभी भी दावाजात ख़त्म नहीं होंगे। B के ख़िलाफ़ कोई डिग्री लेगा, जब एग्जीक्यूशन का टाइम आएगा, जब डिग्री उसके ख़िलाफ़ नज़र आती होगी कि उसके ख़िलाफ़ होने जा रही है, वो C को फ़रोख्त कर देगा। अब A जो है, जो प्लेंटिफ होता है दावा का, वो क्या करेगा, C के ख़िलाफ़ दावा दायर करेगा। इसी तरह से आगे आगे चलता रहेगा, कभी भी लिटिगेशन जो है वो एंड नहीं होगी। तो ये था हमारा आज का जो लेक्चर था, जो मैंने कोशिश की कि आपको पूरी डिटेल के साथ डॉक्ट्राइन ऑफ रूल ऑफ लिस्ट पेंडेंस जो है वो आपको बता सकूं। थैंक यू सो मच।